हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर physics class. In today's class, we'll be continuing chapter number 7 of your NCERT book titled as Alternating Current. So बच्चों, this is the last lecture for chapter number 7, जिसके अंदर हम इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइटल्ड एज ट्रांसफॉर्मर. ये बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना. एंड दिस एंटायर लेक्चर इज सिंपली बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर. एंड लेट मी टेल यू कि इस लेक्चर के साथ ही हम आपकी NCERT की पार्ट 1 की जो बुक है क्लास 12 की, उसको भी फिनिश करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर नंबर आपका 8 है दैट इज़ टाइटल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके अंदर बच्चों कंसेप्ट कम है, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, यानी कि फैक्ट्स ज़्यादा हैं उसके अंदर. तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझाना पड़े. सो फॉर दैट चैप्टर व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल सिंपली सेंड यू दी नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम चैप्टर नंबर 8. वैसे भी उसकी वेटेज बहुत ही कम है, सिर्फ 2 मार्क्स या फिर मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में चैप्टर नंबर 8 से आता है. सो वो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, वैसे भी उसके अंदर फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है, तो आप खुद भी उसको समझ सकते हो. ठीक है. सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपका लास्ट लेक्चर है NCERT की पार्ट 1 बुक का फिज़िक्स की. सो बच्चों, ट्रांसफॉर्मर आज आपको हमने पढ़ाना है. सो ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसको हम अगर यूज़ ना करें तो हमारा डेली कई हज़ारों का नुकसान हो सकता है. ओके. अब वो कैसे होता है, कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे हमारे घर पर बिजली आती है पावर स्टेशन से, वो सारी बातें आपको हम सिखाएंगे, लेकिन वो सिखाएंगे आफ्टर टीचिंग यू दी कंसेप्चुअल थिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर. ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन का, ट्रांसफार्मर का. तो वो आपको हम सिखाएंगे आफ्टर टेलिंग यू सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, सम इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर. उसके बाद हम पूरा इसको डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली कि आप कैसे इसको यूज़ करते हो अपने घरों के अंदर, कैसे पावर हाउस से भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, फिर आकर के स्टेप डाउन यूज़ करते हो, फिर आपके घर में बिजली आती है. वो सारी बातें करेंगे इसके अंदर. तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट. तो पहले इसको डिफाइन करते हैं कि ट्रांसफार्मर डिवाइस क्या है. तो ट्रांसफार्मर वर्ड तो आपने बच्चों कई बार सुना होगा. ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है हमारी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को. ठीक है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर. तो अभी आप इसको डिफाइन कर लीजिए दैट इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू स्टेप अप और step down the alternating voltage. ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी. और ये स्टेप अप कैसे करता है, ये स्टेप डाउन कैसे करता है, क्या एक ही ट्रांसफार्मर दोनों काम कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो अभी आपसे हम डिस्कस करेंगे कि इन दी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. कि बच्चों 2 तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी एक से अपने काम को नहीं बना सकते, दोनों ही आपके लिए इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट हैं. वो आप समझोगे व्हेन आई विल बी टेलिंग यू द प्रैक्टिकल थिंग्स रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर. बट या अभी आप ना टाइप समझ लो इसके, बिकॉज टाइप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. तो 2 टाइप्स होते हैं बच्चों इसके. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही ट्रांसफार्मर दोनों काम कर दे, कि वो स्टेप अप भी कर दे स्टेप डाउन भी कर दे वोल्टेज को, ऐसा पॉसिबल नहीं होता. तो हमारे पास 2 अलग ट्रांसफार्मर्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरे को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है वो समझ लेते हैं. तो बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कि आपकी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ा देता है. इट इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज.
सो डिफाइन कर सकते हो इसको कि ट्रांसफॉर्मर विच कन्वर्ट्स लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो कि देखो नाम से भी क्लियर हो रहा होगा आपको, स्टेप अप नाम है ना उसका, स्टेप अप, वो बढ़ा रहा है, स्टेप अप कर रहा है वोल्टेज को, लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये काम होता है बच्चों आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। अगर हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे क्योंकि इसका डायग्राम भी आपको दिखाना है कैसा होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो वो नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है बच्चों हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अ लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, सो ट्रांसफार्मर which converts high alternating voltage to low alternating voltage। सो आई होप कि आपको ये दोनों टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब एक बार इनके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है इनके डायग्राम में फ़र्क, क्योंकि वो कई बार आपके एग्ज़ाम में आता तो कम ही बार है बट आ सकता है, बट इसको आप किन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज़रूर देख सकते हो। मतलब ये सिंबल होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। तो सिंबल आपको बना के दिखा रहे हैं, तो बच्चों बीच में 2 लाइंस बनी होती हैं, और स्टेप अप वाले केस में क्या होता है कि जो इस तरफ होता है इनिशियली पर जो होता है, जैसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। सो ये सिंबल है जो कि दिखाता है किसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। बस अभी आप ऐसे समझ लो, ठीक है, कि ये कॉइल के नंबर ज़्यादा क्यों है कम क्यों है वो आप समझोगे व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर और द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। और बच्चों स्टेप डाउन में क्या होगा कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पर, यानी कि इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। यानी कि जो कि प्राइमरी कॉइल है, आई होप यू रिमेंबर प्राइमरी कॉइल क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। याद नहीं है तो बताया था आपको कि प्राइमरी कॉइल वो कॉइल होती है जिसमें एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स लगा होता है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल वो होती है जिसमें एक म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों आपको ये सिंबल्स अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आर क्लियर। और बच्चों ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहता हूँ लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो इसका मतलब होता है कि लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट। कि जब मैं कहूँ भाई वोल्टेज कम है तो उसका मतलब होगा कि करंट ज़्यादा है, एट हाई करंट। व्हेन आई से हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सो इट मीन्स द करंट इज़ लो, एट लो करंट। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। आप चाहो तो साइड में कहीं पर मेंशन भी कर सकते हो कि लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज फुल कॉमा एट हाई करंट, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज एट लो करंट, ठीक है। ये एक बेसिक बात है जिसको मैं आगे यूज़ करूँगा। तो बच्चों आप चलते हैं सीधे इसके प्रिंसिपल पर कि भाई किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, फिर बनाएंगे इसका डायग्राम, फिर समझाएंगे इसकी वर्किंग आपको, फिर थोड़े से डेरिवेशंस और फिर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो बच्चों प्रिंसिपल इसका बहुत ही सिंपल है, जो शायद आप थोड़ा बहुत तो रियलाइज़ कर पाए होगे प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के नाम से ही, कि ये कॉइल हम कहाँ पर नाम देते हैं, ये हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के केस में, तो वही इसका प्रिंसिपल भी है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और बच्चों वर्किंग जो है वो आपका होमवर्क है, लिखनी ज़रूर है, लिखनी आपने वर्किंग ज़रूर है, बट वो आपका होमवर्क, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन
आगे आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, दैट इज एन EMF is induced in a coil when a changing current flows in a या फिर flows through its nearby coil, वो ज़्यादा अच्छा है, flows through its nearby coil। तो बच्चों ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो वैसे यहाँ पर ख़त्म हो चुका था, बस मैंने म्यूचुअल इंडक्शन को ही डिफाइन कर दिया आगे, ठीक है। बट प्रिंसिपल सिर्फ इतना ही था, आगे बस इसको ताकि आप रिवाइज कर पाओ, समझ पाओ चीज़ों को, तो मैंने ये लाइन भी लिख दी। तो बच्चों वर्किंग जो भी इसकी होगी वो मैं यहाँ पर अब इसको छोड़ रहा हूँ, वो आपके लिए है। अब मैं सीधे जा रहा हूँ उसके डायग्राम पर, क्योंकि यहाँ पर पेज कम था तो मैंने उसको वर्किंग में यूटिलाइज़ कर दिया कि आप वर्किंग लिख लेना। यहाँ पर मैं आगे जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर, वेयर आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस ट्रांसफार्मर एंड वील बी डिस्कसिंग द कंस्ट्रक्शन एज वेल एज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। सो बच्चों ट्रांसफार्मर का डायग्राम बहुत ही सिंपल होता है, बस आपने एक क्यूब बनाना होता है, क्यूब। इफ़ यू आर एबल टू ड्रॉ अ क्यूब देन यू आर एबल टू ड्रॉ अ ट्रांसफार्मर। अब हमने क्यूब ही क्यों बनाया, इसके पीछे का भी ये रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ को नोटिस करो, उसको ज़रूर नोटिस करना, ठीक है। लेट्स लीव अ गैप ठीक है। ये कुछ इस तरह का आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफार्मर में। इसमें बच्चों यहाँ पर ये इस तरह की लाइंस बनाने के लिए मैंने आपको ये क्यूब की शेप में बनाया था, ताकि आप इन लाइंस को रियलाइज़ कर पाओ, इन लाइंस को नोटिस कर पाओ, क्योंकि ये लाइंस बहुत ज़रूरी है। अब ये लाइंस का मतलब क्या है, दैट आई विल बी टेलिंग यू सम टाइम लेटर, और इनका यूज़ बहुत बड़ा है। बच्चों आप लाइंस को थोड़ा स्ट्रेट ड्रॉ करना, ओके। सो दिस इज़ माय ट्रांसफार्मर। इसके एक तरफ होती है प्राइमरी कॉइल, एक तरफ होती है बच्चों सेकेंडरी कॉइल, तो उसको आप प्लॉट कर सकते हो। ये आपके पास आपकी प्राइमरी कॉइल में बना रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा टर्न दे सकते हो, पूरा घूम करके आ रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इसके स्टार्टिंग है, यहाँ पर हमने एक सोर्स लगा रखा है, एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। यहाँ पर होती है बच्चों आपकी सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में वही सेम चीज़ होती है कि कॉइल्स आपके पास होती हैं दैट इनक्लोजेस दिस ट्रांसफार्मर। थोड़ी कम भी बनाओ तो भी चलेगा, यू नीड नॉट ड्रॉ अ नंबर ऑफ टर्न्स। और यहाँ पर दिखा दो इसका आउटपुट कि यहाँ पर आपका लोड लगा होता है। ये आपकी बच्चों सेकेंडरी कॉइल होती है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल होती है, ये आपका पूरा ट्रांसफार्मर होता है। तो एक बार इस स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर को आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि एक्चुअली में है क्या ये। तो बच्चों इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर दो अलग अलग कॉइल्स हैं, एक को आप बोलते हो प्राइमरी कॉइल, एक को आप बोलते हो सेकेंडरी कॉइल, जो एक आयरन के कोर पर हमने वूंड कर रखी हैं। ये एक आयरन का कोर है आपके पास, ठीक है, जिनमें से एक कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, मैंने यहाँ पर लिख दिया है पी से। एक कॉइल को आप बोलते हो बच्चों सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। दोनों ही एक आयरन के कोर पर, एक लैमिनेटेड आयरन के कोर पर वूंड होते हैं। सो इट इज़ अ लैमिनेटेड आयरन कोर।
लैमिनेटेड आयरन कोर। दिस इज अ प्राइमरी कॉइल, लिख सकती हो पूरा नाम, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। बस वही इसकी लेबलिंग होती है, इसको आप लोड बोल देते हो। और आगे हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज EP। मैंने कहा भाई जो इस सोर्स की वोल्टेज है वो EP है, ठीक है। सो इस पूरे को हम बोलते हैं बच्चों प्राइमरी सर्किट। इस वोल्टेज को अलॉन्ग विद दिस वायर को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। और ये जो आपके पास राइट हैंड साइड पर कॉइल है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ EMF प्रोड्यूस हो रहा होगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम नाम देते हैं बच्चों उस EMF को एज ES। सो द आउटपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ES इज टेकन अक्रॉस द सेकेंडरी सर्किट, और वो जाता कहाँ पर है, वो लोड के पास जाता है, ठीक है। इस पूरे को हम, इस वायर को along with this load, along with this alternating EMF, इस पूरे को हम मिला करके बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी सर्किट। तो अब बच्चों होता क्या है कि जब यहाँ पर हमने एक सोर्स लगाया ऑल्टरनेटिंग EMF का, तो वो एक ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाता है सर्किट के अंदर। तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है प्राइमरी कॉइल के अंदर, सो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस इन दिस रीजन। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है तो वो इस रीजन से भी गुजरता है, सेकेंडरी कॉइल वाले रीजन से। सो ड्यू टू दैट वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, देयर इज अ मैग्नेटिक और देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, नाउ विच गिव्स राइज टू एन ऑल्टरनेटिंग EMF इन द सेकेंडरी कॉइल। तो बच्चों ये इसकी वर्किंग होती है। समझ गए वर्किंग क्या हो रहा है कि सोर्स लगाया, एक वोल्टेज प्रेजेंट हुई, वोल्टेज से करंट पैदा हुआ प्राइमरी कॉइल के अंदर, करंट ने प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया एक ऑल्टरनेटिंग EMF को इन दी सेकेंडरी कॉइल, एंड वहीं पर हमारा वर्क फिनिश हो जाता है। सो मैं समझता हूँ कि बच्चों आपको वर्किंग अच्छे से क्लियर है। अब थोड़ा सा इसका डेरिवेशंस कर लेते हैं इसकी। तो इसमें बच्चों आप लिख सकते हो कि व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स of EMF, source of EMF EP is connected to primary coil, it induces an alternating EMF in the secondary coil. In the secondary, एक मिनट को, ऑल्टरनेटिंग EMF के आगे इसका सिंबल लिख दो बच्चों। इज दैट विजिबल? ES हम इसको सिंबल दे रहे हैं जो हमने आपको यहाँ पर बता दिया था। सो इट इंड्यूसेस एन ऑल्टरनेटिंग EMF इन दी सेकेंडरी कॉइल। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी लिख लो आगे, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। अब आगे आप लिख सकते हो कि लेट NP एंड NS बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी होता है अगर आपको फॉर्मूला याद हो म्यूचुअल इंडक्शन का। सो लेट NP एंड NS बी द नंबर ऑफ टर्न्स in the primary and secondary coil respectively. Then we know that according to Faraday's law, F will be capital, okay? Faraday's law, the induced EMF लिखना आप in the primary coil। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है कि आपके पास जो EP से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, EP के लिए आपके पास होती है माइनस ऑफ
नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इनटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होता है आपका बच्चों ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल। और ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूलेज ही बहुत सिंपल है इसके, बस आप समझते हुए चलो। सो ईएमएफ इन दी सेकेंडरी कॉइल होता है बच्चों ES, जिसको आप लिखते हो माइनस ऑफ NS इंटू डी फाई बाई डी टी, वेयर फाई इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल। तो अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। सो नाउ वील डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 और लेट्स डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 विद इक्वेशन नंबर 1। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 विद इक्वेशन नंबर 1, तो होगा क्या, ES अपॉन EP की वैल्यू होगी बच्चों, ये देखो डी फाई बाई डी टी को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या NS अपॉन NP, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देगा। सो ES अपॉन EP की वैल्यू होगी बच्चों NS अपॉन NP। मैं समझता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से बच्चों क्लियर है। अब ये जो NS अपॉन NP चीज़ होती है बहुत ही एक अच्छी क्वांटिटी होती है, जिसका नाम होता है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या फिर टर्न्स रेशो। तो आप साइड में लिख सकते हो इस बात को कि NS अपॉन NP को आप बोलते हो बच्चों, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको आप बोलते हो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, क्योंकि अगर एग्जाम में बोलता है न्यूमेरिकल्स में फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये होता क्या है। सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और टर्न्स रेशो। ठीक है, सो ये होगी बच्चों ES अपॉन EP की वैल्यू। सो अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है तो इसको K के बराबर पुट कर देते हैं हम। लेट्स कंसिडर दिस एंटायर थिंग एज K। सो ES अपॉन EP इज इक्वल टू K, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है। बच्चों मैंने आपको सिंबल दिखाए थे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के, तो आप मेरे को बस ये बात बताओ ज़रा कि बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहाँ पर NS बड़ा था या फिर NP बड़ा था, ये बताओ बस। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा थे या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी कॉइल ज़्यादा थे। सो आपको अगर याद हो, सो नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कॉइल वाज मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी कॉइल। मैं एक बार फिर आपके सामने एक छोटा सा सिंबल बना रहा हूँ उसका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कुछ इस तरह से होता था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा थे एज कंपेयर टू हेयर, यानी कि NS की वैल्यू बड़ी थी NP से, तो यहाँ पर जो K की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। इज़ दिस करेक्ट? या दिस इज़ करेक्ट, बिकॉज अगर ये चीज़ बड़ी है इससे तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। ठीक है, क्योंकि NS अपॉन NP बड़ा है। सो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर K इज़ मोर देन 1। इज़ दिस परफेक्ट? ओके। और अगर हम बात करें बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो वहाँ पर होता था इसका जस्ट अपोजिट, कि वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी कॉइल वर मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कॉइल। तो ये ज़्यादा है, NP बड़ा है, तो नीचे की चीज़ बड़ी है ऊपर की चीज़ छोटी है, जो K होगा वो लेस देन 1 आएगा। आई होप दिस these 2 लाइन्स आर क्लियर टू यू। सो बच्चों यही रीज़न था कि जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर था वो सेकेंडरी कॉइल में आपके वोल्टेज को बढ़ा रहा था, क्योंकि वो एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा था जो कि 1 से बड़ी है। समझ रहे हो बात को, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो आपके पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज थी सेकेंडरी कॉइल में वो ज़्यादा थी, क्योंकि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये इंक्रीज़ करेगा वोल्टेज की वैल्यू को। सो वही रीज़न था कि K की वैल्यू 1 से बड़ी थी, और अगर आप किसी भी वैल्यू को 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे सो वो वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। दैट वाज द रीज़न कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बिल्कुल ठीक बात है कि K की वैल्यू 1 से बड़ी ही होनी चाहिए। जबकि अगर हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी कॉइल का EMF कम होना चाहिए प्राइमरी कॉइल से, तो इसलिए हमने क्या किया, K को 1 से कम रखा। देखो 1 से कम वैल्यू एक बताओ क्या होती है, हाफ होती है, यानी कि आप इस वाली वोल्टेज का आधा कर रहे हो, उसको कम कर रहे हो, स्टेप डाउन कर रहे हो। ओके, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो।
तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है। यहाँ पर बहुत ही बेसिक बातें आती हैं। यहाँ चाहो तो आप ये बात लिख भी सकते हो कि यहाँ पर जो आपका ES होगा वो बड़ा होगा EP से, यहाँ पर आपका ES जो होगा वो छोटा होगा EP से, तभी तो हम स्टेप डाउन, इसको स्टेप अप बोलते हैं। यही रीज़न होता है। अब बच्चों ये तो हो गया एक सेक्शन। अब इसमें एक और सेक्शन होता है, वो होता है पावर का सेक्शन, कि व्हाट इज़ द पावर लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर। तो हम कहते हैं कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए देयर इज़ नो पावर लॉस, यानी कि जो आउटपुट पावर है वही इनपुट पावर के बराबर है। सो हम बात कर रहे हैं बच्चों फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर, जो आपके पास इनपुट पावर होती है वही आपके आउटपुट पावर के बराबर होती है। इज इक्वल टू इनपुट पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? VI होता है। तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या है? ES। करंट की वैल्यू क्या है? IS। इनपुट पावर क्या होगी? जो प्राइमरी कॉइल में होगी। तो प्राइमरी में वोल्टेज कितनी है बच्चों? EP है, और करंट कितना है? IP है। सो इज दिस परफेक्टली ऑलराइट दैट ES इंटू IS इज इक्वल टू EP इंटू IP। तो अगर मैं डिवाइड करूँ बच्चों ES को EP से, यानी कि यही सेम चीज़ लाना चाहूँ, तो मैं क्या लाऊंगा कि आपके पास ES अपॉन EP किसके बराबर होगा? IP अपॉन IS के। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नोटेशन। इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। और यही वो बात थी जिसको मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि अगर मैं कहता हूँ कि हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, सो दैट मीन्स लो करंट। देख रहे हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पर करंट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, सो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दैट वाज द रीज़न कि आपसे मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि व्हेन आई से हाई ऑल्टरनेटिंग करंट, सॉरी हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, सो दैट मीन्स लो करंट। इफ आई से लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, सो दैट मीन्स हाई करंट। समझ रहे हो ना बात को? देखो, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ES IS EP IP। सो दैट वाज द रीज़न कि वोल्टेज इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन करंट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर दैट फॉर सेम पावर ट्रांसफर voltage increases with decrease in current। मैं समझता हूँ कि बच्चों आपको ये बात अच्छे से अब क्लियर हो चुकी है, द लाइन दैट आई हैड सेड अर्लियर। और अगर बच्चों इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो वो होता है क्या? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, सो वो होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। सो इसकी आउटपुट पावर है ES इंटू IS अपॉन इनपुट पावर है इसकी EP इंटू IP। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। एंड फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इसकी वैल्यू होती है 100%, बट अगर हम बात करें प्रैक्टिकल केसेस में तो इसकी एफिशिएंसी लाई करती है बिटवीन 90 to 99%। 100% नहीं होती, यानी कि कुछ एनर्जी लॉस होते हैं। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग सम एनर्जी लॉसेज इन केस ऑफ अ ट्रांसफार्मर। सो नाउ बच्चों विल बी डिस्कसिंग एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, कि कहाँ से एनर्जी लॉस हो रही है कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो पा रही। तो बच्चों पहला लॉस होता है कॉपर लॉस, बोलते हैं इसको। कॉपर लॉस एक्चुअली होता है कि आपको अच्छे से मालूम है कि जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की वो कॉपर की वायर से होती है, ठीक है। जो आपका प्राइमरी कॉइल है, जो सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर के, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर वायर्स। नाउ दीज कॉपर वायर्स हैव रेजिस्टेंस। या फिर एक काम करो, इसको आप पहले खुद लिखो दैट द प्राइमरी सर्किट एंड द सेकेंडरी, या फिर लिखो प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर मेड अप ऑफ कॉपर, देयर एंड कॉपर वायर्स हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। फिर लिखो व्हेन करंट फ्लो थ्रू दीज वायर्स देयर इज अ पावर लॉस। फॉर्मूला होता है उसका बच्चों I² R।
T, ठीक है. दिस पावर लॉस टेक्स प्लेस, और ये पावर लॉस आपको दिखता है इन दी फॉर्म ऑफ हीट इन दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ठीक है. सो ये तो हो गया बच्चों, लॉस हो रहा है ड्यू टू कॉपर वायर्स. इसको आप कैसे रिड्यूस करोगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है, हाउ कैन यू रिड्यूस कॉपर लॉस. सो इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग थिक वायर फॉर द वाइंडिंग्स, बाय यूजिंग थिक वायर्स फॉर वाइंडिंग. थिक वायर मैंने क्यों बोला, आपको याद होगा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या होता है बच्चों, रो एल बाई ए होता है. तो देखो मैंने कहा भाई थिक यूज़ करो, यानी कि एरिया बढ़ा दो. तो अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा. सो ये सिंपल सा रीज़न था कि हम रेजिस्टेंस को कम करना चाहेंगे. इसको कम करने के लिए हम अपने एरिया को बढ़ा देंगे. वील यूज़ थिक वायर्स, ठीक है. सो दिस वॉज कॉपर लॉस. अगला लॉस होता है बच्चों फ्लक्स लॉस. कि ये देखा गया है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, वो कंप्लीटली लिंक नहीं हो पाता विद दी सेकेंडरी कॉइल. यानी कि फ्लक्स linked with primary coil is not equal to flux linked with secondary coil. यानी कि कुछ ना कुछ हमारी अमाउंट ऑफ फ्लक्स वेस्ट हो रहा है. इसका मतलब है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि हमने सप्लाई करी थी प्राइमरी कॉइल को, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है. और इसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ अ मटेरियल विच हैज़ हाई परमिएबिलिटी. वैसे तो आयरन इज़ द बेस्ट मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लॉस. थर्ड लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉस है, एडी करंट्स की वजह से जो लॉस होता है, और उसी की वजह से हम यूज़ करते हैं एक लैमिनेटेड कोर को. बच्चों एडी करंट मेस की वजह से कैसे लॉस होता है, इसको आप पहले खुद लिखो कि व्हेन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, एडी करंट्स आर सेट अप. दीज एडी करंट इन द आयरन कोर प्रोड्यूस हीट विच लीड्स टू द वेस्ट ऑफ एनर्जी. ठीक है, दिस इज दी हाउ देर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी करेंट्स. क्योंकि आप इसको पहले पढ़ चुके हो, सो दैट वाज द रीज़न मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. अब बात करते हैं इसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो दे आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर्स. लैमिनेटेड कोर्स जो मैंने आपको दिखाया था, वो स्ट्रिप्स बनी हुई थी कि हमने हर एक अलग अलग डिवाइड कर लिया. हमने पूरा एंटायर कोर एक नहीं लिया, हमने उसको अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, फिर उन सबको लैमिनेट कर दिया आपस में. ओके, और आपसे वो पूछे हाउ लैमिनेटेड आयरन कोर वर्क, तो आप लिखोगे दैट लैमिनेटेड आयरन कोर reduces their path or breaks the path of करंट. उससे क्या होता है बच्चों, जो L की वैल्यू होती है रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में, वो कम हो जाती है, एंड देयरफॉर योर द लॉस ड्यू टू एडी करंट्स गेट रिड्यूस. सो ये रीज़न होता है कि हम लैमिनेटेड आयरन कोर को यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी करंट्स. बच्चों एडी लॉसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉस था. आई होप दिस लॉस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. अब एक लॉस होता है लॉस ड्यू टू हमिंग साउंड, या लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर भी आप कह सकते हो. आप सुनते होगे कि जब हमारा कोई डिवाइस काम करता है तो उसमें से एक हमिंग नॉइज़ आती है की तरह की. ओके, सो जो हमिंग नॉइज़ होती है that is also due to some of the other source of energy that is being wasted. देखो एनर्जी कोई ना कोई फॉर्म लेकर के ही आपकी साउंड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. सो कहीं ना कहीं जो एनर्जी हमारी किसी और काम में लगनी चाहिए थी, वो साउंड एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास हमें मिल रही है. सो देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी इन दैट केस ऑल्सो. सो दिस इज लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द आयरन कोर. अब एक लास्ट लॉस हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज हिस्टेरेसिस लॉस. हिस्टेरेसिस लॉस, इसको समझो क्या होता है. ये
चाहो तो लिख भी सकते हो इसको। होता क्या है बच्चों, जब हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं हम प्राइमरी कॉइल में से ट्रांसफार्मर की, तो जो ट्रांसफार्मर का आयरन कोर होता है इट इज़ मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड ओवर अ कंप्लीट साइकिल। हमें अच्छे से मालूम है कि डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। सो ये जो मैग्नेटाइजेशन है और डीमैग्नेटाइजेशन है हमारे आयरन कोर का, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा लॉस होती होगी, ठीक है। और इसी एनर्जी लॉस को हम बोलते हैं बच्चों हिस्टेरेसिस लॉस। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ बस, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर in a complete cycle. ओके, इट इज इक्वल टू, ये भी लिख लो, एरिया ऑफ द लूप। इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप। इट कैन बी reduced by using a material having narrow या फिर small hysteresis loop। तो बच्चों ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉस है, मस्ट रिमेंबर दिस एज वेल। सो बच्चों अब हम ट्रांसफार्मर के प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स का यूज़ होता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई ऑफ करंट। हम सभी को मालूम है कि जो हमारे घर में बिजली आ रही है वो एक पावर हाउस से आती है, और पावर हाउस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होता है हमारे हाउस से। हो सकता है कि कुछ केसेस में हमारे पास हो और हो सकता है कुछ केसेस में हमसे बहुत दूर हो, दैट डिपेंड्स वेयर यू लिव। सो आई एम कंसिडरिंग अ केस कि आपका घर पावर हाउस से 2 किलोमीटर दूर है। सो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों अगर ये पावर हाउस है, लेट मी राइट डाउन दी हेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज सिंपली प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई ऑफ करंट, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, दिस इज़ व्हाट वी आर स्टडिंग। तो मैंने ये मान लिया कि आपके का जो घर है वो पावर हाउस से बच्चों 2 किलोमीटर दूर है। सो लेट मी कंसिडर दैट दिस इज़ द पावर हाउस। ये पावर हाउस है जहाँ से आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, और आपका घर हमने मान लिया यहाँ पर है, दैट इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम पावर हाउस। सो आर यू अवेयर कि बच्चों आपके घर में बिजली किन किन डिवाइसेस के अक्रॉस से पास होकर के आती है? सो दिस यू मस्ट नो कि जो कैरियर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज़ वायर्स। वी ऑल नो वेरी वेल कि पावर हाउस से लेकर के हमारे हाउस तक जो करंट को सप्लाई करते हैं दे आर वायर्स। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि बच्चों वायर्स की एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है। वायर्स का ऑब्वियस ही बात है, आप कोई भी मटेरियल लीजिए उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा, ख़ास करके कंडक्टर का। सो हमने माना कि हमारे पास ये वायर है और इसका ऑब्वियस ही बात है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मैंने मान लिया इसका रेजिस्टेंस आर है। तो बच्चों अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस आर होता है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, तो हमें अच्छे से मालूम है कि जो हीट लॉस होती है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। और हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? हीट लॉस का फॉर्मूला होता है H = I²RT। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पावर हाउस से लेकर के आपके घर तक बिजली आ रही है वो इन वायर्स के अक्रॉस से होकर के आ रही है। दीज वायर्स आर दी कैरियर ऑफ करंट। तो हम सब यही चाहते हैं कि भाई कम से कम हमारा हीट लॉस हो, ताकि पावर हाउस से जो बिजली आ रही है उसी सेम वैल्यू की बिजली हमें जो भी हमारा सोर्स है वहाँ पर मिल जाए, यानी कि बीच में कहीं एनर्जी लॉस ना हो, कोई भी एनर्जी का बीच में लॉस ना हो। तो अगर हमें चाहिए एनर्जी का लॉस ना हो तो हमें चाहिए कि जो हीट लॉस हो रहा है वो कम हो जाए। देखो एनर्जी का लॉस कहाँ पर हो रहा है? इन दी फॉर्म ऑफ हीट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, यही हीट लॉस है यहाँ पर।
तो हमने मान लिया कि भाई H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, वेर आई इज़ दी करंट फ्लोइंग इन दिस वायर, R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड T इज़ द टाइम फॉर विच इट इज़ फ्लोइंग। तो भाई T पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, T तो हमारे हाथ में है ही नहीं, T तो फिक्स्ड है। तो बच्चों जो पावर लॉस है वो किसकी वजह से है, आई स्क्वायर आर की वजह से है। जो हमारा पावर लॉस है उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो है बच्चों आई स्क्वायर आर। यानी कि ये डिपेंड कर रहा है पहली बात तो ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर्स, और दूसरा ये डिपेंड कर रहा है ऑन दी रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर। तो अब हम एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं कि क्या हम आई को कम कर सकते हैं, क्या हम आर को कम कर सकते हैं किसी भी वायर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि हम पावर लॉस को कम कर पाएँ। सो बच्चों पहले देते हैं ध्यान रेजिस्टेंस पर कि क्या हम अपने वायर का रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर का फॉर्मूला होता है R इज़ इक्वल टू रो L बाय ए, जहाँ पर रो होती है बच्चों रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं हम उसकी रेजिस्टिविटी लीस्ट ही रखते हैं। ओके, सो इसे तो हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, बिकॉज वी वॉन्ट अ गुड कंडक्टर। सो रो हमारा फिक्स्ड हो गया फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, तो इसको हम बच्चों चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं एल पर। एल आपका है बच्चों लेंथ ऑफ द वायर। तो ये बताओ कि आप लेंथ को कम कर सकते हो वायर की? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका घर वो तो बच्चों फिक्स्ड है कि डिस्टेंस बिटवीन पावर हाउस और हमारे घर की जो डिस्टेंस है बीच की वो तो फिक्स हमने कर रखी है कि 2 किलोमीटर है। तो जितनी भी वायर हमें चाहिए होगी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, उसकी लेंथ तो बच्चों सेम ही रहेगी ना। आप ये ना कि लेंथ को कम कर दोगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। तो एल भी हमारे हाथ से बच्चों निकल जाता है कि अब आप एल को भी अपने आप चेंज नहीं कर सकते। सो हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक पेरीमीटर विच इज़ द एरिया ऑफ द वायर। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें अपने रेजिस्टेंस कम करनी है वायर की, तो हम उसका एरिया इंक्रीज़ कर सकते हैं, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। बट ध्यान रखो कि अगर आप थिक वायर्स को यूज़ कर रहे हो तो ये इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता, बिकॉज अगर आप थिक वायर को यूज़ कर रहे हो तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ गई होगी, और उसी के साथ बच्चों इंस्टॉलेशन ऑफ थिक वायर्स वो भी ईजी नहीं होता। ओके, वहाँ पर भी जो कॉस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो हम भी बच्चों देखो थिकनेस बढ़ा तो सकते हैं बट एक पर्टिकुलर लेवल तक, उससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाओगे तो वो इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। सो हम देख रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस का ज़्यादा हिस्सा हमारे पास नहीं है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। बस एक चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, वो है थोड़ा बहुत एरिया हम बढ़ा सकते हैं क्रॉस सेक्शन का, दैट इज़ वी कैन यूज़ अ वायर विच इज़ थिक। सो बच्चों आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि R कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एरिया या फिर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ए, और ब्रैकेट में लिख देना बट नॉट सो इकोनॉमिकल, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही बहुत महंगी होने वाली है, बट नॉट इकोनॉमिकल। सो आई होप कि हम आर को सिर्फ एक पैरामीटर से चेंज कर सकते हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर लेवल तक। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग आर। अब बात करते हैं बच्चों आई की, जो हमारे लिए मेन है, जहाँ पर ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल यूज़ आता है। सो अब हमें क्या करना है, ये पहला पॉइंट था बच्चों आर के बारे में, पहला पैरामीटर, या फिर इट वाज सेकंड पैरामीटर रेजिस्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं पहले पैरामीटर की, करंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो हमें ये चाहिए कि अगर आपको पावर लॉस कम करना है तो आपको अपना करंट कम करना होगा। करंट का जो मैग्नीट्यूड है जो इन वायर्स के क्रॉस फ्लो हो रहा है वो कम करना होगा। और मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही कि वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये कि अगर आप करंट को सप्लाई कर रहे हो हाई वोल्टेज पर, तो उससे क्या होता है कि आपके जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। मैंने आपको दिखाया था अभी कि ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ठीक है, सो व्हाट कैन बी डन इज़ कि अगर आपको करंट के मैग्नीट्यूड को कम करना है, अगर हमने करंट को घटाना है जो इस वायर में से फ्लो हो रहा है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दीजिए। पावर हाउस में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दीजिए,
उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपकी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देगा, और जब वोल्टेज बढ़ जाएगी सो जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो अगर आपको करंट कम करना है तो यहाँ पर आप एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाओगे जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देगा, और उससे आपका करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, उससे आपका पावर लॉस कम हो जाएगा। और बच्चों जब हम अपने यहाँ पर पहुँचेंगे डेस्टिनी पर, जब करंट अपनी डेस्टिनी के पास पहुँच रहा होगा तो हम यहाँ पर फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर देंगे। उससे होगा क्या कि वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा और हमारे करंट को इंक्रीज़ कर देगा, जिसको अपने घर में हम बच्चों यूज़ कर पाएंगे। सो बच्चों वो मैंने बात यहाँ पर लिख दी है कि करंट का मैग्नीट्यूड लिख देना। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय ट्रांसमिटिंग द करंट एट वेरी हाई वोल्टेज यूजिंग अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बच्चों ये होता है प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसकी वजह से हम ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करते हैं। दो जगह पर यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं पावर सप्लाई पर पावर हाउस के पास, और एक यूज़ करते हैं अपने कॉलोनी या फिर घर के पास। दोनों ही जगह अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। पावर हाउस के पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और हमारे हाउसेस के पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो बच्चों मैंने वो पॉइंट भी यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप इसको भूलो ना कि ट्रांसमिशन के बाद फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो एक सेफ़ वैल्यू पर रिड्यूस हो जाए, सो दैट उसका सेफ़ ट्रांसमिशन या फिर उसका सेफ़ डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। सो ये दो अलग अलग फेजेज़ हैं, एक पावर हाउस पर और एक हमारे घर के पास। तो अगर मैं इसको यहाँ पर प्लॉट करता हूँ बच्चों इसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप इसको ऐसे दिखाते हो कि यहाँ पर आपके पास पावर हाउस से सोर्स है एक ऑल्टरनेटिंग करंट का, एस बन गया, इसको ऐसे कर सकते हो आप, लाइक दिस, इट इज़ परफेक्ट। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो। स्टेप अप का मतलब होता है कि इधर नंबर ऑफ कॉइल्स कम होंगे जबकि इस तरफ नंबर ऑफ कॉइल्स आपके पास ज़्यादा होंगे, इस तरफ। सो बच्चों मैंने डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, आप इसको ध्यान से देख लो एक बार। ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा हैं। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है पावर हाउस के पास। फिर हमारी जो करंट है वो ट्रेवल हुआ वायर्स के अंदर, फिर जो हमारे घर के पास पहुँचा तो हमने यूज़ किया एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स कम है। उससे क्या हुआ कि जो हमारी हाई वोल्टेज थी वो एक लो वैल्यू पर, एक सेफ वैल्यू पर आ जाती है, और फिर उसको हम ईज़िली ट्रांसमिट या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अगर आपने इसको और समझना है तो एक न्यूमेरिकल से मैं चाहूँगा कि आपको इसको समझा पाऊँ। तो बच्चों आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखा हुआ है, एक बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। इसका मेन मोटिव आपको ये पता लगाना है, आपको ये सिखाना है कि ट्रांसफार्मर हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, सो यहाँ पर आपको एक सिचुएशन गिवन है, एक बार ध्यान से समझो सिचुएशन को कि एक पावर स्टेशन है जो जनरेट करता है इतनी अमाउंट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर, और जब जनरेशन हो रहा है तो उस समय पर वोल्टेज है 400 वोल्ट और जो करंट का मैग्नीट्यूड है बच्चों वो है 100 एम्पियर। क्लियर टू यू? फिर हमने कहा भाई लेट द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन वायर बी 2 किलोमीटर, यानी कि जहाँ पर ये करंट को सप्लाई कर रहा है उसकी दूरी स्टेशन से हमने ले ली 2 किलोमीटर, वही जो अभी पहले ली थी। और हमने मान लिया कि जो वायर का रेजिस्टेंस है बहुत ही कम हमने माना है, 2 ओम हमने माना है। तो रेजिस्टेंस 2 ओम है। फाइंड पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। हमसे कहा आप बस पावर लॉस बताइए कितना होगा कि जब ये ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम पावर स्टेशन टू आवर डेस्टिनेशन। सो बच्चों पावर लॉस का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, आप सभी को मालूम है। मैं पहले कहता हूँ कि आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये न्यूमेरिकल बहुत ही बेसिक है। सो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R। फाइन, आई की वैल्यू आपको गिवन है 100 एम्पियर, तो 100 का होल स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस विच इज़ 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 10,000, ये हो जाएगा 20,000। सो 20,000 वॉट का आपके पास पावर लॉस यहाँ पर हो गया।
क्लियर टू यू? अब ये देखो कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमने कहीं पर भी ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं किया। सो अगर आप ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर रहे हो। अगर मैं इसको किलोवाट में ही कन्वर्ट करता हूँ तो बच्चों ये होती है 20 किलोवाट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप आधी एनर्जी आधी पावर को वेस्ट कर रहे हो कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन में। ये किसी भी काम में नहीं आ रही है, ये सिर्फ हीट के फॉर्म में बाहर निकल जा रही है। सो ये एनर्जी का वेस्ट है, 20 किलोवाट एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है। ओके, 50% ऑफ द जनरेटेड पावर इज लॉस्ट इन हीटिंग। कितना बड़ा लॉस है। और यहाँ पर हमने कहीं पर भी अब तक ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं किया। सो ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। ज़रूरी क्यों है? क्यों? देखो ध्यान से, अब मैं एक और इसी में एक सेकंड पार्ट जोड़ रहा हूँ। सेकंड पार्ट पे मैंने आपसे कहा कि अब आप निकालिए कि व्हाट विल बी द पावर लॉस इफ जनरेटेड वोल्टेज इज स्टेप्ड अप टू 4000 वोल्ट। अब मैंने क्या किया? एक ट्रांसफार्मर को यूज़ किया, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को मैंने यूज़ किया। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने क्या किया कि आपकी जो भी ये वोल्टेज थी, यहाँ पर 400 वोल्ट थी, उसने इस 400 वोल्ट को 4000 वोल्ट बना दिया हमारे ट्रांसफार्मर ने। तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ बच्चों कितनी पावर लॉस हो रही है। तभी आपको पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर का एक्चुअल यूज़ क्या होता है। तो ध्यान से देखना बच्चों, अब क्या हुआ कि आपकी वोल्टेज 4000 वोल्ट हो गई, तो बताओ करंट कितना होगा? तो यू नो वेरी वेल दी फॉर्मूला दैट ES इंटू IP इज इक्वल टू EP इंटू IS। तो 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 4000 इंटू करंट, जो अभी हमें यूज़ करना है इस फॉर्मूले के अंदर I²R में। तो आप देखिए क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, बचा 10। तो I की वैल्यू आपके पास 10 एम्पियर आई है। क्लियर हो गया? सो नाउ I इज़ 10, रेजिस्टेंस अब भी सेम ही रहेगा। तो पावर लॉस कितना होगा बच्चों? I²R। I का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2। तो ये देखो कितना कम है, 200 वोल्ट। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ बच्चों किलोवाट में तो ये होगा 0.2 किलोवाट। अब आप देखो कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। उसने आपके कितने सारे पावर लॉस को कम कर दिया। यहाँ पर पावर लॉस था बच्चों 20 किलोवाट और यहाँ पर वो रह गया सिर्फ और सिर्फ 0.2 किलोवाट। तो कितना यूज़फुल हमारे लिए हुआ, कितनी छोटी मैग्नीट्यूड का पावर लॉस हमारे पास हुआ जब हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ किया। सो आई होप कि अब आप प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ ये ट्रांसफार्मर को रियलाइज़ कर पाए हो। और इस तरह के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में भी आते हैं, तो अच्छा न्यूमेरिकल था ये। इसने आपको यही सिखाया कि ट्रांसफार्मर कितना हमारे लिए यूज़फुल है। पहले जहाँ पर 50% एनर्जी वेस्ट हो रही थी, अब वहाँ पर एक बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड की एनर्जी हमारे पास वेस्ट हो रही है। सो आई होप कि बच्चों अब आप रियलाइज़ कर पाए हो प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर। सो द लेक्चर हैड ऑलरेडी बीन वेरी लॉन्ग, सो लेट्स एंड दिस लेक्चर। और इसी के साथ आपका हम चैप्टर नंबर 7B ख़त्म करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो एंड योर फिज़िक्स पार्ट 1 बुक। ओके, बिकॉज जो चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें आई हैड ऑलरेडी मेंशन कि वो ज़्यादा फैक्चुअल है। सो उसके मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, बहुत ही कम उसमें एग्ज़ाम में भी आता है। सो ये बच्चों लास्ट में या फिर आई विल ओनली सेंड द नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 8. नाउ वी विल बी स्टडिंग ऑप्टिक्स. So for today's lecture, that's all. Thank you very much.